हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम अब तक 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब जो है हम 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। 4th चैप्टर जो कि आपका भारत में खाद्य सुरक्षा के ऊपर है। तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड जो चैप्टर है, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आपके पास जो है वीडियोज आ गई होंगी, जिसमें जो है हम ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी 9th क्लास की, और अब ये इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, तो आपके 3 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम हिस्ट्री पर काम करेंगे और साथ साथ अब आपको 10th क्लास की भी इसी तरीके से एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी आगे। तो अभी जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो भारत में खाद्य सुरक्षा, देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य मतलब खाने से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको लेकर जो है उनकी सुरक्षा, मतलब हर किसी को उपलब्ध हो वो चीजें, इससे संबंधित ही आज हम बात करने वाले हैं। जो गरीब वर्ग है उनके पहुंच तक पहुंचाए, वो सरकार ऐसे कार्य करे ताकि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में है वो भूखा ना रहे और हर किसी तक उसकी जो है पहुंच हो, और कीमत भी उसकी इस तरीके से हो कि हर जो गरीब व्यक्ति है वो भी उससे खरीद सके। तो ये बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो बात करता है भारत में खाद्य जो सुरक्षा है वो कैसे सुनिश्चित की जाए। तो ये जो है कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर बात करनी है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। देखिए ये जो है 3 तरीके से की जाएगी। 3 तरीके से, कौन से 3 तरीके हैं। पहले जो है हमें उपलब्धता, यानी जो है उसका उत्पादन जो है इतना हो हमारे देश में कि हमारे देश में हर व्यक्ति तक जो है ये हो कि उसको मिल सके, पहले इतना उत्पादन हो। दूसरा, सुलभ हो, हर व्यक्ति जो है उसके मतलब अगर जो है उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उस तक उसकी पहुंच हो, वहां उसे सुलभ कराया जाए कि वो वहां से खरीद सके। और तीसरा जो है क्या रहेगा, इस तरीके से खाद्य सुरक्षा होगी। तीसरा होगा कि अब जो है वो व्यक्ति खरीद पाए उसे, इतनी जो है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी जो प्राइस है, उसके जो मूल्य होगा वो इतना अधिक ना हो कि वो व्यक्ति खरीद ना पाए। 3 चीजों की बात की। आइए हम आंसर पे भी देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है जब 3 आयाम पर काम करेंगे। कौन कौन से आयाम, यहाँ पर जो है हम उन आयाम पर जो है बात करेंगे। पहला, खाद्य की उपलब्धता। तो सभी व्यक्तियों के लिए हमें पर्याप्त भोजन की उपलब्धता उपलब्ध कराना है, उन तक जो है उपलब्ध भी हो। उपलब्ध कैसे होगा, जो उत्पादन होगा, कि अगर हमें गेहूं और चावल का उत्पादन इतना हो कि हर व्यक्ति के पास फिर वो पहुंच सके। दूसरा, सुलभता, अब उस तक पहुंच भी कोई बाधा ना हो कि उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम जो है इतना जो है अब उत्पादन तो है पर पहुंच ना हो। हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वो जो हमने जो खाद्य है, यानी कि जो खाने योग्य चीजें हैं जैसे गेहूं है, चावल है, वो पहुंचे भी उन सभी राज्यों तक, उसको सुलभ करना है। दूसरा पॉइंट था खाद्य की सुलभता। थर्ड है भोजन की सामर्थ्यता। अब जो है एक तो हमें गुणवत्ता पर काम करना है, दूसरा खरीदने की क्षमता। उस भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो, ऐसा ना हो कि वो जो है इतना खराब किस्म का जो है खाना हो कि उससे जो है व्यक्ति बीमार हो और आगे जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाए। तो एक तो गुणवत्ता, और दूसरा गुणवत्ता के साथ साथ उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी भी बने, उसकी क्षमता हो कि वो खरीद सके, खरीदने की क्षमता भी विकसित करनी है। तो 3 पॉइंट कौन सा, पहला है खाद्य की उपलब्धता हम करेंगे, उसका उत्पादन इतनी मात्रा में करेंगे कि सभी व्यक्तियों तक वो उपलब्ध हो। फिर सुलभता, हर किसी तक पहुंच बनाएंगे उसकी कि वो खरीद सके। और तीसरा सामर्थ्य, सामर्थ्य उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो है खरीदने की क्षमता जो है बन सके। 3 पॉइंट है, ये है भारत में खाद्य सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, उसके 3 पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। अब जो है भारत में कौन कौन सा जो वर्ग है जो कि खाद्य असुरक्षा, मतलब उनके पास जो है खाने योग्य जो चीजें हैं वो खरीदने या उनके पास है ही नहीं या कम है, असुरक्षित है वो उससे। कौन कौन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास जो है जमीन नहीं है, वो मजदूर हैं। शहरी क्षेत्रों में इसी तरीके से मजदूर हैं जो कि जिनके पास नियमित कार्य नहीं है। इसी तरीके से हम बात करें कि SC ST, आदिवासी, ये सभी जो हैं
ऐसे वर्ग हैं जिनके पास जो है खाद्य की सुरक्षा नहीं है, मतलब वो मतलब क्या होगा, वो खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हैं। तो आइए उनके बारे में बात करें, कौन कौन से लोग हैं। तो इनमें जो है हम बात कर चुके थे, जैसे हम बात कर चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से रहेंगे, भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन परिवार या भूमिहीन व्यक्ति, पारंपरिक कारीगर जो पहले से ही कोई कार्य कर रहे हैं, पारंपरिक सेवाएं जो दे रहे हैं प्रदान करने वाले, या छोटे मोटे जो स्वरोजगार काम करने वाले छोटा मोटा कार्य करते हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, या फिर जो है चप्पल बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें सिलने का काम, बैग सिलने का काम कर रहे हैं, ऐसे श्रमिक या भिखारी, ये सभी जो है क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित हैं। ये जो है मतलब इन्हें खाद्य असुरक्षित वर्ग है, जिन्हें जो है खाने की जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पाती, भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता। कम वेतन वाले व्यवसाय, अब जैसे शहरों में देखेंगे आप जो आप देखेंगे शहरों में कि आपकी जो रोड है, जो आप अपने जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि कुछ मजदूर जो है एक कोने पे खड़े हो जाते हैं चौराहे पर, और वहां पर इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें जो है कार्य देगा। उसके अनुसार अगर वो कार्य नहीं मिलता है तो क्या होता है, फिर जो है उस दिन की तो उनको जो है खाने की जो पूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि क्या नहीं मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, कम वेतन वाले व्यवसायों में जो कार्यरत लोग हैं या मौसमी गतिविधि, अगर आप देखें तो मजदूरों के साथ क्या होता है, मजदूरों के साथ है कि बरसात वाले, जैसे आजकल जुलाई वाला जो मंथ चल रहा है, इसमें क्या होगा, सॉरी, जुलाई वाले मंथ में क्या होता है कि बरसात होती है, तो मजदूरों को जो है कार्य नहीं मिल पाता, और कार्य नहीं मिलेगा तो वेतन नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा तो उनको जो है भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होगी, जिससे वो जो है खाद्य रूप से असुरक्षित हो जाएंगे। ये हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। फिर समाज के जो पिछड़े वर्ग, जैसे हमने बात की थी एससी एसटी और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो सब भी इसी में आ जाते हैं। फिर क्या जी, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जहाँ गरीबी की अधिकता है जिन राज्यों में, वो भी, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार से जुड़ा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, वो भी जो है बहुत ज्यादा जो है गरीबी से जूझ रहा है। फिर आदिवासी की बात की थी हमने, आदिवासी लोग भी जो है, और अब इसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, जिन्हें जो है पलायन करना पड़ जाता है वहां से। जब अब आप देखेंगे कहीं भी जो है प्राकृतिक आपदा आती है, तो प्राकृतिक आपदा आने से क्या होता है, वहां पर जो है जैसे बाढ़ आई, भूकंप आया, तो उनके जो घर थे वो तो असुरक्षित हो गए, तो वहां से उन्हें वहां पलायन करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा तो दूसरी जगह जो है उनका निवास स्थान तो है नहीं। अब क्या होगा, ना तो उनके पास रोजगार बचा, ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए कुछ है, तो फिर जो है वो पलायन जो कर रहे हैं वो भी असुरक्षित हो जाते हैं। फिर गर्भवती महिलाएं जो हैं, या स्तनपान जो कराती हैं महिलाएं, जिनके बच्चे हैं या छोटे जो बच्चे हैं, वो भी जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि अगर उन्हें जो है प्रॉपर रूप से जो है पोषण नहीं मिलता तो खाद्य रूप से असुरक्षित श्रेणी में आ जाएंगे वो। तो ये सभी जो है आपने पढ़े ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में कौन से लोग हैं, और जो समाज के पिछड़े पिछड़े जो वर्ग हैं उसमें कौन से आर्थिक रूप से आपदा जो आती हैं उससे जो प्रभावित लोग हैं, और साथ ही साथ महिलाएं और बच्चे, ये सभी जो है खाद्य रूप से असुरक्षित वर्ग है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में वो कौन से राज्य हैं जो खाद्य रूप से क्या है, असुरक्षा से ग्रस्त हैं, कौन से राज्य हैं। तो अभी हमने इसमें बात की थी, देखिए भारत का मैप है, अब इसमें जो है आप देख रहे होंगे ये यूपी है, ये बिहार है, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड, ये वाला एरिया उड़ीसा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र, ये सभी जो है खाद्य रूप से असुरक्षित जो है राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी। अब इन्हीं में ही ऐसा क्या रहा कि ये राज्य जो है असुरक्षित हुए खाद्य रूप से। इसका कारण एक तो जो है यहाँ की पॉपुलेशन भी रहेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं बिहार में भी देखिए पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, वहां का तो जो है आप अगर जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो लोग रहते हैं 1106 जो कि सबसे अधिकतम जो है हमारी जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। फिर वहां पर जो है रोजगार के अवसर नहीं है लोगों के पास, रोजगार के अवसर बहुत कम है, क्योंकि वहां पर जो है
जो फैक्ट्रीज हैं वो इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाई, तो ये कारण रहा। फिर झारखंड अगर आप देखें तो ये जो है आदिवासी एरिया भी रहा पहले यहाँ पर। फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी जो है बॉर्डर से सटे हुए भी एरियाज हैं, बॉर्डर से सटे हुए नहीं सॉरी, तटीय क्षेत्र भी हैं। और इनमें जो है खाद्य सुरक्षा किस तरीके से, क्योंकि जो आपका जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो चक्रवात आते हैं इससे तटीय क्षेत्र प्रभावित होते हैं। और तटीय क्षेत्र जब प्रभावित होंगे तो वहां पर जो है जो पॉपुलेशन रह रही थी बार बार प्रभावित होगी, पलायन होगा, और पलायन होगा तो उससे जो है ये राज्य जो है प्रभावित होते हैं। और आप जो है महाराष्ट्र में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और जो पॉपुलेशन है, और इसमें जो है मुंबई एक जो बड़ा शहर है वो इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा डेंस हो गई पॉपुलेशन, तो वो जो है इसकी वजह से भी महाराष्ट्र जो है ज्यादा खाद्य असुरक्षित से ग्रस्त है। अब जो है यहाँ पर जो है इसे भी पढ़ लेते हैं। भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य है जहाँ पर क्या हो रहा है, गरीबी का प्रकोप अधिक है। देखिए, जो खाद्य असुरक्षा है वो किससे जुड़ी हुई है, वो गरीबी से जुड़ी है। जो व्यक्ति गरीब होगा उसके पास वो समर्थ ही नहीं होगा कि उसकी कोई आय नहीं है। आय नहीं है तो क्यों नहीं आए, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, आय नहीं है, और साथ ही साथ फिर जो है वो अपने घर में जो है खाने की चीजें जुटा ही नहीं पाएगा, खाने की चीजें नहीं जुटा पाएगा तो खाद्य रूप से असुरक्षित हो जाएगा। खाद्य असुरक्षा की समस्या अधिक होती है इसलिए, जैसे यूपी में आप देखेंगे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, पूर्वी पूर्वी जो यानी कि बिहार से जुड़ा हुआ है, और दक्षिणी पूर्वी भाग जो आपका ये आपका झारखंड और नीचे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी है आपका इसमें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनके कुछ भाग जो है महाराष्ट्र में जो देश की खाद्य सुरक्षा से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन है जो कि खाद्य रूप से असुरक्षित है। तो ये सभी राज्य थे जिनमें आप जान सकते हैं कि इन राज्यों में खाद्य रूप से असुरक्षित लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इनमें से किसमें है, वो महाराष्ट्र में है। राज्य आपको पता ही चल गया होंगे कौन कौन से हैं, अब आप भी बता सकते हैं। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पश्चिम बंगाल भी, ये पश्चिम बंगाल है आपका, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो ये सभी आपके राज्य थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने जो है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे बोलते हैं, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, और कैसे? देखिए 1960s में क्या होता है कि भारत जो उस समय 1964 में एक जो है युद्ध भी चल रहा था भारत का, तो भारत में जो है उस समय खाद्यान्न की आपूर्ति बहुत कम हो गई। उस समय जो है हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोगों से अपील भी की कि आप जो है एक समय ही भोजन कीजिए। उस समय जो है हमें भारत को बाहर से आयात करना पड़ता था अनाज, तो ऐसी स्थिति थी। फिर इसी स्थिति से निपटने के लिए जो है हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति में हमने जो है बाहर से जो है बीज मंगाए। इनमें जो है दो मुख्य फसलें थी, कौन कौन सी? गेहूं, इसमें जो है हमने गेहूं और चावल, इन दो फसलों पर कार्य किया, क्योंकि यही जो है खाद्यान्न फसलें हैं मेन इंपोर्टेंट, तो ये फसलें थी, तो इन दो पे कार्य किया ताकि जो है हम अपने देश में इतना तो उत्पादन कर सके कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसको जो है भोजन की उपलब्धता। तो ये जो है हम फिर अब अगर आप वर्तमान में देखें 1960 के बाद, तो वर्तमान में पहले हम जो आयात करते थे इनका, अब गेहूं का हम निर्यात भी करते हैं, और जो है चाइना के बाद जो है सेकंड जो है देश है भारत, जो कि चावल का उत्पादन करता है। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से किया हमने, जान तो चुके हैं हम कि 1960 के दशक में क्या होता है, अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को बीजों, जो उच्च उपज देने वाले बीज, इसमें HYV क्या है, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी वाले बीज, जो उच्च उपज वाले बीज थे, उनको खेती की परिचित कराया। इसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इनका भी प्रयोग किया गया। तो इनसे क्या हुआ, और मुख्य रूप से किस पे हम बात कर चुके हैं, गेहूं और चावल पे, और साथ साथ इसके साथ देखिए टेक्नोलॉजी ने भी साथ दिया। ट्रैक्टर और आपके लिए जो है सिंचाई के साधन जो है अलग हुए, जो जुताई के साधन अलग हुए, ये सभी जो है जब टेक्नोलॉजी जुड़ी, साथ साथ हमारे पास उच्च किस्म के बीज थे, और
इसके साथ जो है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनकी वजह से भी जो है हमारे देश ने जो गेहूं और चावल का उत्पादन उसमें बहुत वृद्धि हुई, जिसकी वजह से आज जो है हम जो है भारत यानी आत्मनिर्भर है। किसमें? गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि की, जिससे भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। और हरित क्रांति के आगमन के बाद देश में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान भी अकाल से बचा। प्रतिकूल मौसम मतलब जब जो है परिस्थितियां ऐसी नहीं रही कि उत्पादन अच्छा हो, तब भी भारत जो है इतना सक्षम रहा कि उसके पास उत्पादन इतना अच्छा था कि यहाँ के देश में जो है हमारे देश भारत में अकाल की स्थिति नहीं बनी। तो हरित क्रांति का आपने देखा किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बना। 1960 से पहले 1960 से पहले किस तरीके से हम जो है अनाज का बाहर से आयात करते थे अन्य देशों से, और उसके बाद जो है हमने हरित क्रांति के बाद देखते हैं कि आज जो है भारत आत्मनिर्भर है इसमें, और आज जो है भारत निर्यात भी करता है इन अनाजों का। ये रहा आपका हरित क्रांति से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, भारत में लोगों का एक वर्ग जो खाद्य से अब भी वंचित है, वो कौन सा वर्ग? देखिए, खाद्य से यानी खाने से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे वंचित कौन सा वर्ग होगा? वो वर्ग होगा जो गरीब वर्ग है, जिसके पास आय नहीं है, जिसके पास संसाधन है ही नहीं कि उनकी उपलब्ध वो उन्हें जो है खरीद सके उच्च गुणवत्ता वाली चीजें। तो वो जो है गरीब वर्ग है मेनली, जो है ये चीजें खरीद नहीं सकता। तो गरीब लोग जो है भूख से पीड़ित हैं। खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि तो हुई हमारी हरित क्रांति से, और भारत के में जो है बिना भोजन के भी लोग जी रहे हैं। कौन से हैं वो? गरीब लोग हैं, भूख से पीड़ित हैं, खरीदने में असमर्थ पाते हैं हम खुद को, और आबादी का लगभग 20% ये जो है पोर्शन है या पॉपुलेशन है जो कि अभी भी भूख से पीड़ित है। तो आपको क्लियर हुआ कि भारत में कौन सा वर्ग है? गरीब वर्ग है। लगभग 20% ऐसी पॉपुलेशन है जो इतने जो हरित क्रांति जैसी जो चीजें हुई उसके बाद जो खाद्यान्न में वृद्धि होने के बाद भी आज भी वो भूख से जूझ रहा है, ऐसा भी पोर्शन है। और इसका कारण बहुत सारे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स भी चलाई गई, उनकी पहुंच भी शायद उन तक नहीं हो पाई, क्योंकि उसके लिए भी आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए वो अभी भी एक ऐसा वर्ग बच गया जो कि 20%, जो कि खाद्यान्न की आपूर्ति उन तक नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है वो। और यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे ये वर्ग जो है, तो ये जो है आपका जो है वर्ग था जो कि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती, और वो जो है वंचित है। क्यों वंचित है उसकी बात की हमने। आय नहीं है, इसके पास जो है रोजगार नहीं है, खाने की चीजें खरीदने के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो ये जो है कारण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भी कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जैसे बाढ़ आई किसी क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद क्या होगा, वहां पर जो फसल थी वो पूरी तरीके से उसका नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ वहां पर रहे जो लोग हैं उनकी जो आय के स्रोत थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उससे पूरी तरीके से कुछ टाइम तक, जब तक वो पानी सूखेगा नहीं या कोई भी जो आपदा है वो जब तक उससे जो है वो लोग उभर नहीं पाएंगे, तब तक वहां पर खाद्य आपूर्ति की समस्या बनी रहेंगी। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां पर जो है कुछ टाइम बाद, अब जब खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होगी तो वो लोग भूख से तड़पने लगेंगे, भुखमरी और अकाल जैसी स्थितियां आ जाएंगी। तो यही जो है हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसके आंसर में, कि आपदा या संकट जब आता है तो होता क्या है, वहां पे खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कि वो हमने बाढ़ का जो है उदाहरण लिया कि बाढ़ आने के बाद क्या होगा, वहां पे जो फसल थी वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो उसमें जो उत्पादन में कमी आ जाएगी, यहाँ पर उत्पादन में कमी आ रही है, कुछ जगह तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, इससे उस क्षेत्र में जो है खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, और कमी के कारण क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। अब कुछ ही लोगों के पास जो सीमित जो है जो खाद्यान्न है वो बचा, तो उससे क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोग जो है ज्यादा है। आपने जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है सप्लाई और डिमांड का, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो उसके प्राइसेस जो है हाई हो जाएंगे, कि लोग जो है जो उसे खाद्यान्न को मांगने वाले हैं वो ज्यादा है और खाद्यान्न कम है, तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, क्या सभी खरीद पाएंगे? फिर नहीं, वो सिर्फ सीमित लोगों तक ही जो है रह जाएगा, जिनके पास जो है पैसे हैं वो खरीद पाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो भूख से फिर तड़पने लगेंगे। तो और भूखमरी जैसी हालत होगी, और उससे जो है अकाल जैसी स्थितियां पैदा होंगी।
खाद्य सामग्री की बढ़ी हुई कीमतें कई लोगों को खाद्यान्न खरीदने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, हमने बात की अभी। और आपदा बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है। फिर ये जो है आपदा बड़े क्षेत्र में होती है, लंबे समय तक रहती है, तो इससे जो है भुखमरी की स्थिति होगी, और जो भुखमरी जो है अकाल का रूप ले लेगी, जो हमने बात की थी अपने आंसर में। तो ये जो है जब भी कोई आपदा आती है, किस तरीके से खाद्यान्न जो है संकट पैदा होता है, वो हमने बात की। और उसकी पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात की, कि किसी भी क्षेत्र में आएगा अगर प्राकृतिक आपदा कोई भी, उससे जो है वहां के खाद्यान्नों पे वो प्रभावित होते हैं, कुछ समय बाद वो खत्म होने लगेंगे। तो उससे जो है क्या होगा, एक तो कीमतें बढ़ेंगी, कम होगा तो, और साथ ही साथ जो है भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति होंगी, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत जो है खतरनाक स्थिति है। इसी की पूर्ति करने के लिए सरकारें जो है अपने पास जो स्टॉक है वो बना कर रखती है, ताकि जो है इस ऐसी स्थितियों में वो खाद्यान्न की पूर्ति कर सके, उन लोगों तक जो है खाने की चीजें पहुंचा सके, ताकि वो जो लोग हैं वो सर्वाइव कर सकें। और जब जो है वो जो जैसे बाढ़ है, वो धीरे धीरे पानी कम होगा, ताकि लोग जो है वापस अपनी चीजों में फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकें, और लोगों का जो है स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, और वो अपनी जान बचा सके। ये हुआ हमारा, जब भी कोई आपदा आती है किस तरीके से खाद्य जो पूर्ति है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। ये आपका आंसर था, आप बता सकते हैं, और इजीली आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में आपके 2 पॉइंट हैं, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन भुखमरी। दोनों ही एक जो अब आपको जो है पॉइंट से ही क्लियर हो रहे होंगे कि क्या क्या है। नहीं क्लियर है तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मौसमी, मौसमी किससे रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड। तो मौसम से जो रिलेटेड है, अगर भुखमरी मौसम से रिलेटेड किस तरीके से रिलेटेड होगी, देखिए जो मजदूर वर्ग है वो साल के हर दिन तो उसे कार्य नहीं मिलेगा। बरसात वाले जो दिन हैं उनमें जो है जो मजदूर होते हैं उन्हें कार्य बहुत कम मिलता है, तो उस समय उनकी कोई आय नहीं बनेगी। आय नहीं बनेगी तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या। तो ये मौसमी भुखमरी है, मतलब साल के कुछ समय जो है जब उनके पास कुछ भी नहीं है कार्य करने के, तो मौसमी भुखमरी में आएगा, क्योंकि वो चीजें खरीद नहीं पाएंगे, या अब फिर उन्हें जो है बहुत कम चीजों में गुजारा चलाना पड़ेगा। फिर दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक चलने वाली। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इन व्यक्ति के पास है तो खाने के लिए, पर कम आय के कारण क्या हो रहा है कि ये जो है अपनी खाद्यान्न जो पूर्ति है वो नहीं कर पाते, उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते, पोषण नहीं होता, तो लंबे समय तक, इसलिए दीर्घकालीन भुखमरी कहेंगे इसे। क्योंकि जो बॉडी को चीजें चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते। कभी इनका एक टाइम का ही खाना हो पा रहा है, कभी वो पूरे दिन में एक टाइम भी नहीं हो पा रहा है। एक टाइम में हो रहा है तो सिर्फ रोटी है, सब्जी नहीं है, तो ये जो है दीर्घकालीन भुखमरी में आएगा। तो आगे इन्हें डिस्कस भी करते हैं अपने आंसर में। मौसमी भुखमरी में क्या हो रहा है, भोजन उगाने और कटाई के चक्रों से संबंधित है मौसमी भुखमरी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण होता है। जो कृषि गतिविधियों में जो परिवर्तन आता रहता है कि कभी जो है बुआई हो रही है, कभी कटाई हो रही है, उसी से संबंधित है। और शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से, आकस्मिक श्रम के कारण। आकस्मिक श्रम क्या हुआ कि जो आप जो है अपने शहरों में चौराहे पर देखते होंगे, जो मजदूर खड़े रहते हैं, उनके पास रोज के लिए रोजगार नहीं होता, मतलब डेली उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। वो अगर किसी व्यक्ति ने उन्हें कार्य दिया तो उनके पास रोजगार है उस दिन के लिए, अन्यथा नहीं है। तो यही आकस्मिक श्रम के कारण उनके साथ हो रहा है। उदाहरण के लिए बरसात के जो मौसम में क्या होता है, आकस्मिक निर्माण श्रमिकों के काम कम होता है। बरसात के समय जो है मजदूर जो लोग भी हैं वो कार्य कम ही कराते हैं अपने घरों में। आप कंस्ट्रक्शन देखिए, बरसात के समय नहीं होती कंस्ट्रक्शन, तो उन मजदूरों को क्या होगा, उनको कार्य नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। और इस प्रकार भूख तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे साल काम पाने में असमर्थ होता है। तो इस तरीके की भूखमरी कौन सी, जिसमें वो व्यक्ति पूरे साल नियमित रूप से कार्य उसे नहीं मिल पाता है, इसे मौसमी भूखमरी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बताया आप, शहरी क्षेत्रों में वो व्यक्ति जो कि रेगुलर जिन्हें जो है काम नहीं मिल पा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम यानी जो कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके बीच में जो गैप रहता है, उसमें जो उन मजदूरों को कार्य नहीं मिल पा रहा है, उसे मौसमी भूखमरी बोलेंगे। अब जी दीर्घकालीन भूखमरी क्या है, दीर्घकालीन भूखमरी है जब लगातार मात्रा या गुणवत्ता के मामले में अपर्याप्त आहार। एक तो मात्रा जिसमें हमने बात की थी कि तीनों समय जो है भोजन नहीं मिल पा रहा है, एक ही समय भोजन मिल पा रहा है, और दूसरा गुणवत्ता कि उसमें वो पोषित जो पोषण है वो पूरी तरीके से मिल पा रहा है क्या, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एक मिनिमम चाहिए क्या वो मिल पा रहे हैं क्या। जब वो नहीं मिल पा रहे हैं या अपर्याप्त आहार जो है, इसी के परिणाम स्वरूप जो है दीर्घकालीन भूखमरी आती है। गरीब लोग अपनी बहुत कम आय होती है गरीब लोगों की,
उसके बदले में जीवित रहने के लिए सिर्फ भोजन खरीदने में असमर्थता के कारण दीर्घकालीन भुखमरी से पीड़ित है। तो बहुत कम आय होने के कारण वो जो है चीजें नहीं खरीद पाते, बेसिक चीजें भी, उससे जो वो दीर्घकालीन भुखमरी से पीड़ित होते चले जाते हैं। तो आपकी मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन। मौसमी भुखमरी में ग्रामीण क्षेत्रों में वो मजदूर जो कि कृषि कार्य में लगे होते हैं और जो कृषि जब बुआई या कटाई के मध्य जो गैप आता है, वो मौसमी भुखमरी जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। और वहीं शहरी क्षेत्र में देखें तो बरसात के मौसम में जो हमारे शहरों में जो मजदूर हैं, जो कार्य करते हैं, उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, वो शहरी क्षेत्रों में मौसमी आपने भुखमरी देखी। और जो दीर्घकालीन भुखमरी है गरीब लोगों से संबंधित है, जिनके पास बहुत कम आय है और वो जो है अपने जो बेसिक जो फूड है वो भी खरीदने में सक्षम है, और जिसके कारण जो है दीर्घकालीन भुखमरी में वो चेंज होता चला जाता है धीरे धीरे। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के संबंधित है, तो जीवित रहने के लिए सिर्फ खरीद पाते हैं। तो ये हुआ आपका दोनों में डिफरेंस, भेद करना था आपको, बताना था, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया। सरकार की ओर से शुरू की गई 2 योजनाएं। अब जो है, अगर भारत का कोई निवासी है, भारत का सिटीजन है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी से पीड़ित ना हो, गरीबी से उसकी मृत्यु ना हो, कि भूख से जो है उसकी मृत्यु हो। तो अब उसके लिए सरकार क्या करती है, उसके लिए सरकार जो है कुछ योजनाएं चलाती है। सरकार कुछ अपने जो है योजनाओं के माध्यम से उन तक जो है अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, ताकि उनको जो है भोजन की वजह से दिक्कतें ना हो, वो बेसिक फूड उन्हें मिल पाए, और साथ ही साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास करती है, ताकि वो जो है अपनी जो एक गुणवत्तापूर्ण जो अनाज है उसे खरीद सके। अब दोनों ही कार्य करने के लिए, जैसे अब जानते हैं किस तरीके से करती है सरकार। इसमें जो है सरकार जो है, एक तो बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, सरकार जो है, कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जो जिनका सरप्लस होता है, अनाज जो है जितना उस राज्य को चाहिए उससे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन होता है, यानी कि उत्पादन होता है उसका। तो जो ज्यादा उत्पादन होता है वो किसान जो है सरकार को बेच देते हैं। सरकार उसे खरीद कर जो है अपने एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में रख लेती है, जहां पर उनकी देखरेख होती है। और जब उनकी जरूरत सरकार को होती है गरीबों को देने के लिए, या फिर जो है प्राकृतिक आपदा जब आती है उस समय देने के लिए, तो सरकार उनका इस्तेमाल करती है। तो ये हुआ बफर स्टॉक बनाने का। किस तरीके से कर रही है, जो खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, पहला बफर स्टॉक बनाया उसने। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पीडीएस की मदद से क्या कर रही है सरकार, गरीब वर्गों को जो है खाद्यान्न वितरण करती है। राशन कार्ड जैसे आप बोलते हैं, तो कई गरीबी उन्मूलन कार्य भी करती है, जैसे मिड डे मील। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं आप उनमें देखते होंगे मिड डे मील स्कीम है, जो कि फर्स्ट से 8th क्लास तक चलती है। 8th क्लास तक बच्चों को जो है सरकार की तरफ से खाना मिलता है। उसके माध्यम से जो है पोषण पोषण प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। ये शुरू कब की हुई थी स्कीम, 1995 में। कब शुरू हुई थी, 1995 में। तब इसे मिड डे मील बोला जाता था, आज इसे पीएम पोषण बोला जाता है, पीएम पोषण बोला जाता है। तो ये क्यों शुरू की गई होगी। अब जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से संबंधित हैं बच्चे, उनके माता पिता जो दोनों ही मजदूरी करते हैं, वो सुबह जो है उसे भोजन उसे मिला या नहीं मिला ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उस बच्चे को मिला हो। तो सरकार ने जो है, जो बच्चा स्कूल आ रहा है उसको जो है वो भोजन मिले, ताकि वो अपने जो उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसकी बॉडी को, वो पूरे मिल सके, और उसके साथ साथ वो जो है पढ़ाई भी कर सके। उसको शिक्षित भी करना था और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था। इसलिए इस तरीके की स्कीम शुरू की गई, ताकि गरीब परिवार का बच्चा ना तो शिक्षा से वंचित हो, ना ही वो स्वास्थ्य से उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अंत्य उदय अन्न योजना, जिसके माध्यम से सरकार जो है अनाज प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। काम के बदले भोजन, काम के बदले भोजन भी एक ऐसी स्कीम थी जिसमें सरकार से सरकारी कार्यों में जो है, जो अकुशल जो व्यक्ति हैं उन्हें लगाया जाता है, जिनके पास कुछ भी डिग्री नहीं है या फिर जो है पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, उन्हें सरकार के किसी कार्य में लगाया जाता है, और साथ उसके बदले उन्हें क्या दिया जाता है, अनाज। तो ये जो है सरकार के द्वारा जो है कार्य किए गए, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसमें क्या होता है, इसमें जो है 25 किलो जो है अनाज जो है उपलब्ध कराया जाता है गरीबों के लिए। जो है ये 2 योजनाएं थी, जैसे इससे पहले क्या है अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में शुरू हुई थी, सन 2000 में शुरू हुई थी। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपको बताया 25 किलो अनाज मिलता है। करीब 2 साल बाद जो है इसकी जो 25 किलो से अब ये 35 किलो कर दिया गया था। काम के बदले अनाज जो हमने बात की,
वो 2004 में, नवंबर 2004 में शुरू हुई थी। पहले 150 जिलों में थी, फिर उसके बाद इसे 600 जिलों में जो है शुरू किया गया। तो इसमें जो है मजदूरी रोजगार सृजन को बढ़ाना था, और इसमें जो है ये ग्रामीण जो गरीब थे उनके लिए था, जो अकुशल श्रम करने वाले हैं, यानी जिनके पास जो है एक किसी चीज में कुशल नहीं है, यानी कि जो है कोई अगर वो किसी चीज को जानते हैं बनाना, तो पहले ही उनके पास रोजगार सुनिश्चित हो जाता है। और वो नहीं जानते, अकुशल हैं किसी भी कार्य को करने में, तो सरकार उन्हें जो है कुछ ऐसे कार्य देती है जो जिस अकुशल व्यक्ति भी कर सकता है, और उसके बदले अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा कार्य कौन कौन से किए गए वो हमने उस पर डिस्कस किया। इसमें जो है हमने बात की बफर स्टॉक की, जो सरकार जो है अनाज जो है इकट्ठा करती है, ताकि जो है पीडीएस और ये जो नीचे हमने जितने भी स्कीम पढ़ी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे पीडीएस काम के बदले अनाज, और अंत्योदय अन्न योजना, ऐसी योजनाओं के माध्यम से जो सरकार फिर बफर स्टॉक से लोगों तक जो है अनाज पहुंचा सकती है। मिड डे मील जैसी स्कीम भी शुरू की, ताकि जो है गरीब वर्ग, जो गरीब वर्ग से संबंधित जो बच्चा है उसको जो है खाद्य आपूर्ति हो सके, वो जो है अस्वस्थ ना हो। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो इसी से संबंधित है। ये सभी सरकार ने जो है क्या क्या कार्य किए खाद्य सुरक्षा को लेकर, ये सब पॉइंट्स थे आपके। अब बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या होता है? जब हमने 1960s की बात की, 1960s में क्या होता है? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति, हरित क्रांति के आने से क्या हुआ कि हमारा देश, जो कि पहले अनाज का आयात करता था अन्य देशों से, और ऐसी स्थिति आ गई जब पीएम को, एक तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे, उन्हें यह कहना पड़ा कि आप एक समय भोजन कीजिए। ऐसी स्थिति वाला देश जब हरित क्रांति आने के बाद उसकी वर्तमान स्थिति देखें तो आज वो निर्यात कर रहा है अनाज का, तो वहां तक पहुंचा। अब जो है सरकार जो है कुछ ऐसे वर्ग भी रहे साथ साथ, अब हमारे यहाँ खाद्य की आपूर्ति तो बढ़ी, परंतु कुछ ऐसे वर्ग अभी भी रहे जिनके पास जो है खाद्य सुरक्षा नहीं, खाद्य रूप से असुरक्षित है, यानी कि उनके पास भोजन नहीं हो पाता, एक समय का भोजन भी उनके पास सुनिश्चित नहीं हो पाता। अब सरकार कैसे करेगी इसके लिए? सरकार जो है कुछ योजनाएं चलाती है, जैसे पीडीएस। उसमें क्या करती है सरकार? उन्हें जो है अनाज प्रोवाइड करती है, या फिर काम के बदले अनाज जैसी स्कीम, जो कि जो है 2004 में आई। तो अब उसके लिए अनाज भी चाहिए सरकार को, तो सरकार अनाज कहाँ से लाएगी? वो बफर स्टॉक के माध्यम से इकट्ठा करती है, और इसे कौन करता है? उसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, देखती है। अब सरकार जो है एफसीआई जो फूड स्टॉक क्यों बनाती है, इसका आंसर आपको मिला होगा। क्यों बनाती है? क्योंकि उसे जो है कुछ स्कीम के माध्यम से उन वंचित वर्ग जो कि खाद्य रूप से असुरक्षित हैं, उन तक भोजन की उपलब्धता हो, इसलिए जो है बफर स्टॉक बनाती है। अब देख भी लेते हैं, खाद्यान्न या बफर स्टॉक बनाया जाता है सरकार के द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न को खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में, जहां पर जो है ऐसे क्षेत्र जहां पर खाद्यान्न की कमी है, वहां पर भेज दिया जाता है। और समाज के गरीब तबके जो है के बीच बाजार का मूल्य से कम, जो समाज के गरीब वर्ग हैं, उन तक सुनिश्चित किया जाता है। और अब क्योंकि गरीब वर्ग है तो उनको जो है मूल्य भी उस हिसाब से ऐसा मूल्य तय करना होगा ताकि वो भी खरीद सकें, तो कम मूल्य पर उन्हें दिया जाता है, बाजार से कम मूल्य पर। और बफर स्टॉक जो है प्रतिकूल मौसम की स्थिति या आपदा, अब ऐसा मौसम हो जाए कभी कि जो है अनाज जो है उपजा नहीं, या बारिश बहुत ज्यादा हो गई, या बाढ़ आ गई, आपदा जैसी स्थितियां भी हुई, तो उस समय ये बफर स्टॉक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार इनके माध्यम से उन क्षेत्रों में जहां पर ऐसी स्थितियां हुई वहां पर वितरण कर सकती है इस अनाज का, तो खाद्यान्नों की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। तो ये था आपका बफर स्टॉक, जिसके माध्यम से सरकार जो है क्यों बनाती है, इसे बनाती इसलिए है ताकि जो है खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो पूरी हो सके, सुनिश्चित हो सके, और आपदा जैसी स्थिति और या फिर जो है प्रतिकूल मौसम जैसी स्थितियों में जो है सरकार के पास इतना अनाज हो ताकि उन क्षेत्रों में जो है वो खाद्यान्न पहुंचा सके और वहां के लोगों को जो है ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी, और उस समस्या से बाहर निकल सके। तो ये सरकार इसलिए करती है, गरीब तबके को जो है अनाज प्रोवाइड करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसपी। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन कीमत। एमएसपी, एमएसपी को हम और क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है खाद्यान्नों का होगा। ये कौन करेगा जी? ये करेगी हमारी सरकार। क्यों करती है?
ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो किसान है, अगर वो अपने खेतों में जो है किसी फसल की खेती करता है, तो सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है पहले ही। जैसे अनाज की खेती कब होती है? अक्टूबर नवंबर में अनाज लगता है, अक्टूबर नवंबर में लग जाता है। तो अक्टूबर नवंबर से पहले ही सरकार क्या करेगी, एक उस समय गेहूं लगता है, तो गेहूं के लिए सरकार बोलेगी कि हम जो है आपका जो 100 किलो जो अनाज होगा, उसके लिए हम जो है आपको 2500 रुपए तय करते हैं कि 2500 रुपए में हम जो है, अगर कोई भी आपसे जो है खरीदता है, आप जो है एक इतने रुपए मिनिमम है, इतने पे तो हम जो है आपसे खरीदेंगे। अगर आपसे कोई इससे ज्यादा पे खरीद रहा है तो आप उन्हें भी बेच सकते हैं, वरना इससे नीचे जो है किसी को खरीदने की अनुमति नहीं है। ये मिनिमम है कि आपको जो है इससे नीचे कोई भी अगर करता है, तो अगर खरीदता है आपसे, तो आप उन्हें ना बेचने की जगह सरकार को बेच सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये सरकार इसलिए करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो है कुछ फसलों के लिए जो है भारत में है, ये जो है गवर्नमेंट पहले से ही तय कर देती है उस फसल के लगने से पहले ही, ताकि जो किसान को जो है कोई भी जो है आर्थिक हानि ना हो। तो एमएसपी, एमएसपी के बारे में और भी जान लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका नाम। पूर्व घोषित मूल्य, अभी हमने बात की कि पहले ही घोषित कर दिया जाता है। सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से अब क्यों कर रही है सरकार की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों दे रही है सरकार? सरकार ये कर रही है ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता उसके पास भी हो, वो बफर स्टॉक में उसे जमा करना है वो अनाज, ताकि जो है ऐसी परिस्थितियां जैसे आपदा जैसी परिस्थितियां, अकाल जैसी परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल हो सके, और हमारे जो समाज में या देश में जो गरीब वर्ग हैं उन तक भी जो है उस अनाज की पहुंच बना सके सरकार। तो इसलिए जो है एमएसपी जो है सरकार ने जो है लगाती है, एमएसपी के बेसिस पे किसानों से जो है खाद्यान्न खरीदती है। और विशेष रूप से क्या खरीदती है? गेहूं और चावल खरीदती है सरकार। मेनली सबसे ज्यादा जो खरीदा जाता है वो गेहूं और चावल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनाज जो है यही इस्तेमाल होता है खाने के लिए। यह मूल्य सरकार द्वारा हर साल बुआई के मौसम से पहले घोषित किया जाता है। जब बुआई होती है उससे पहले ही सरकार घोषित कर देती है कि इस साल जो है क्या मिनिमम प्राइस रहेगा, ताकि किसानों को वांछित फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, ताकि अगर वो उन्हें लग रहा है कि ये प्राइस बहुत अच्छा है, तो वो जो है उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और बढ़ते एमएसपी ने सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद की रख रखाव लागत भी बढ़ा दी है, और साथ ही साथ किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से भूमि को इन फसलों के उत्पादन में बदलने के लिए प्रेरित किया है। तो अब जो है इससे हुआ क्या है? इससे हुआ है कि सरकार द्वारा जो खाद्यान्न खरीद की रख रखाव की लागत है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि अब जो है जो खाद्यान्न है, क्योंकि उसका सरप्लस बहुत ज्यादा हो गया है, जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो सरकार को जो किसान देने वाले हैं वो जो अनाज वो बहुत ज्यादा होता है, तो अब उसका रख रखाव भी करना होगा, उसको ऐसा एनवायरमेंट देना होगा, उसे स्टोर करके रखना होगा, तो उसकी भी लागत बढ़ गई है सरकार की। और साथ ही किसानों के जो मोटे अनाज के उत्पादन के लिए से भूमि को इन फसलों के उत्पादन में बदलने के लिए प्रेरित किया है। अब जो है सरकार जो है, क्योंकि अभी जो है इससे पिछले वर्ष अभी जो है सरकार ने रिसेंट में क्या किया, मोटे अनाज को अब सरकार क्या करेगी, जो भी उसे उत्पादन कराना है किसानों से, उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सरकार बढ़ा दे, तो किसान जो है क्या होंगे, प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें, तो वो जो है उसका उत्पादन करेंगे। तो सरकार अपने हिसाब से अब किसी चीज का अगर उसे उत्पादन बढ़ाना है, जो उन्हें लग रहा है कि ये वाला जो है फसल का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, और ये जो है क्यों किया जा रहा है, एक तो जो है उस फसल को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही साथ जो है भूमि का ध्यान रखने के लिए हो सकता है। एक ही तरीके की फसल ना करें, इसलिए जो है दूसरी फसल का जो है एमएसपी बढ़ा देना, ताकि दूसरी फसल का उत्पादन भी हो, जो जमीन है वो बंजर में कन्वर्ट ना हो जाए कि एक ही फसल हम बैक टू बैक लगाते जा रहे हैं। तो ये जो हुआ आपका एमएसपी। कौन तय करता है? सरकार तय करती है। क्यों करती है? बफर स्टॉक बनाना है। बफर स्टॉक क्यों बनाना है? क्योंकि गरीबों में वितरण करना है वो, और साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र या अकाल प्रभावित क्षेत्र में जो है वो पहुंचाना है। कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं और चावल है। कब करती है सरकार ये? बुआई से पहले करती है जी। किसी कोई भी जो फसल है उसकी बुआई जो होती है उससे पहले करती है, और वांछित फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, और उससे क्या होता है, उससे किसान प्रोत्साहित होता है, वो जो है उसका उत्पादन करता है। तो ये हुआ आपका एमएसपी। अब बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या है जी? बफर स्टॉक है जिसमें जो है सरकार जो है किसानों को जो है किसानों से अनाज खरीदती है, और इससे जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की मदद से उसे एक जो है एक जगह इकट्ठा करती है, और उसे ध्यान रखती है उसका। और क्यों करती है ऐसा? क्योंकि उसे गरीब जो वर्ग है और जो अकाल प्रभावित क्षेत्र हैं और जो है प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र हैं वहां पर वितरण किया जा सके उसका, इसलिए कर रही है जी।
आगे पढ़ लेते हैं जी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बफर स्टॉक खाद्यान्नों का स्टॉक है जी। क्या है? खाद्यान्नों का स्टॉक। सबसे ज्यादा क्या किया जाता है यहाँ पे स्टॉक? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल का स्टॉक किया जाता है सबसे ज्यादा। कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई इन अनाजों को सीधे उन राज्यों से खरीदता है जहां पे अधिशेष है यानी कि सरप्लस है, जहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इन वस्तुओं की कीमत इन फसलों की वास्तविक बुआई के मौसम से पहले ही तय की जाती है। इनकी जो एमएसपी यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है डिसाइड कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कि मिनिमम क्या प्राइस होगा उस फसल का, जो इतना प्राइस होगा वो फसल की बुआई से पहले कर दिया जाता है। और इस तरह खरीदे गए खाद्यान्न को बड़े भंडारों में रखा जाता है। बड़े भंडारों में रखा और उन्हें क्या कहते हैं कि बफर स्टॉक कहते हैं। और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। और ये जो है एक इंपॉर्टेंट कदम था सरकार का, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है जी? सरकार जो है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार जो है किसानों से अनाज खरीदती है और उसको स्टॉक करती है। और ये जो है कैसे होता है जी? सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एक तय करती है जब बुआई से पहले। क्यों करती है? ताकि जो है किसान प्रोत्साहित हों और उस फसल का उत्पादन करें। और इसका उपयोग क्या किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में गरीब वर्ग के लिए और जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वहां पर अनाज सुनिश्चित करने के लिए। कौन कौन सी दो फसलें हैं जिसमें जो की जाती हैं मुख्य रूप से? गेहूं और चावल का स्टॉक किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक। अब है निर्गम कीमत। निर्गम कीमत क्या है जी? निर्गम कीमत है इशूड प्राइस। इशूड प्राइस, इशूड प्राइस क्या होता है? निर्गम मूल्य क्या होता है? समाज के गरीब तबकों की मदद करने के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इस सब्सिडी वाले मूल्य को निर्गम मूल्य कहते हैं। देखिए सरकार, अब क्या हो रहा है, कुछ जो गरीब वर्ग हैं हमारे यहाँ या जो ऐसे वर्ग जो कि अनाज जो है खरीद नहीं पाता, तो सरकार क्या कर रही है, उनसे बाजार मूल्य जो है जो बहुत महंगा मिल रहा है, जहां पर उनकी कैपेबिलिटी नहीं है उस गरीब वर्ग की कि वहां से खरीद सके, सरकार उन्हें कम मूल्य में उपलब्ध करा रही है। अपने जो सरकार की जो है ऐसी दुकानें जहां से सरकार जो है प्रोवाइड कराती है, तो वहां से क्या करते हैं, वो जो वर्ग है वो कम मूल्य में उस चीज को खरीद पाता है। उसे ही क्या कहते हैं, जिस कीमत पर खरीद पाता है उसे ही निर्गम मूल्य कहते हैं। तो निर्गम मूल्य किसे कहते हैं? जो है सरकार प्रोवाइड कराती है अपने यहाँ पर और सरकारी गोदामों में। क्यों करती है? ताकि गरीब वर्ग जो है, जो बाजार में जो महंगी चीजें मिल रही हैं उससे कम प्राइस में उसे जो है वहां पर मिल सके। इसे ही निर्गम मूल्य कहते हैं। बफर स्टॉक के माध्यम से करती है सरकार। बफर स्टॉक में जो है स्टोर करती है किसानों से खरीद कर, और फिर जो है ऐसे ही गरीब वर्ग को जो है प्रोवाइड करती है, वहां से जो है उसको कम मूल्य पर वितरण करती है। अब उचित दर की दुकान कौन सी है? उचित दर की दुकान जो है, जो आपका जो है राशन कार्ड से, आप राशन की दुकानों से जो खाना लेने जाते हैं, अनाज लेने जाते हैं, जो गरीब वर्ग जो है जिनके पास येलो कार्ड, बीपीएल कार्ड होते हैं, तो उन दुकानों को बोलते हैं उचित दर की दुकान। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर जो है कम मूल्य पर जो है वो अनाज मिलता है। जो बाजार में जो कीमत है उससे कम मूल्य पर सरकार जो है उस गरीब वर्ग को प्रोवाइड कर रही है वो अनाज। क्यों कर रही है? ताकि वो जो है खाद्य रूप से असुरक्षित ना रहे। अब इसमें जो है आंसर में भी देख लेते हैं। तो उचित मूल्य की दुकानें क्या है जी? सरकार द्वारा एफसीआई के माध्यम से खरीदे गए खाद्यान्न की राशन की दुकानें। राशन की दुकानें की बात की हमने, के माध्यम से गरीब वर्ग को वितरित किया जाता है। एफसीआई ने जो है स्टॉक किया बफर स्टॉक में, वो राशन की दुकानों तक पहुंचा है। राशन की दुकानों से वो गरीब वर्ग तक पहुंचेगा कम जो है मूल्य में। राशन की दुकानें उचित मूल्य की दुकानें भी कहा जाता है। राशन की दुकानों को ही उचित मूल्य की दुकानें, इन्हें जो है क्या कहा जाता है? राशन की दुकानें। राशन की दुकान, क्योंकि इन दुकानों के माध्यम से गरीबों को बाजार मूल्य से कहीं अधिक उचित और उचित मूल्य पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड धारक कोई भी परिवार जो है हर महीने अपना नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाएगा और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न, चीनी, केरोसिन, केरोसिन तो अब जो है बंद हो चुका है, तो ये चीजें जो है वहां से खरीद सकता है उचित मूल्य की दुकान से। क्योंकि वहां पर जो सरकार ने कम मूल्य पर जो है गरीब वर्ग के लिए सुनिश्चित किया हुआ है कि इतना जो है अनाज जो है उनको इतने मूल्य पर प्रोवाइड किया जाएगा।
ये कहाँ से आता है? ये बफर स्टॉक से आता है। कौन बफर स्टॉक का ध्यान रखता है? एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। कौन कौन सी जो है मुख्य फसलें हैं? गेहूं और चावल, जो कि वहां पर स्टॉक की जाती है। और उचित मूल्य दुकान पर जो है आप जो है जिनके पास राशन कार्ड धारक हैं वो जा सकते हैं और वहां से जो है वो जो भी सरकार ने जो है उनके लिए चीजें रखी हुई हैं उन्हें खरीद सकते हैं। जो भी राशन में मतलब सरकार ने बोला हुआ है कि ये राशन में चीजें मिलेंगी वहां से आपको मिलेंगी। अब राशन की दुकान में के संचालन में क्या क्या समस्याएं आती हैं कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या क्या समस्या आएंगी। अब समस्या क्या होगी? पहली समस्या होगी कि राशन कार्ड केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जिनका सही आवासीय पता, मतलब वो कहीं एक जगह निश्चित क्षेत्र में एक जगह रह रहे हो, उन्हीं के लिए राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब इसलिए बड़ी संख्या में बेघर जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई गरीब घर ही नहीं है, जो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं या जो गांव के बाहर एक जगह पे रह रहे हैं या फिर जो है फुटपाथ पे रह रहे हैं, उनके पास कोई निश्चित जगह ही नहीं है, तो उनके लिए जो है राशन कार्ड बन नहीं पाता, जिससे जो है उन्हें राशन नहीं मिल पाता और राशन पाने में वो असफल होते हैं। तो ये संचालन करने में एक समस्या है राशन की दुकानें, क्योंकि बनाए क्यों गए थे राशन की दुकानें? ताकि गरीब वर्ग जो है इससे वंचित जो हो रहा है, खाद्य जिसके पास खाने के लिए जो चीजें नहीं है उसे खाना प्रोवाइड, अनाज प्रोवाइड किया जाए, इसलिए शुरू की गई थी। पर अब उन्हीं तक ही हम पहुंचा नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि उसकी जो है राशन कार्ड बनने के लिए जो है मिनिमम जो है चीजें हैं, अब वो पूरी हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्ति रहना चाहिए, अब वो रहता नहीं, क्योंकि वो उसके पास घर ही नहीं है, वो बेघर है। फिर क्या है, दुकान के मालिक क्या करते हैं? अधिक कीमत पर खुले बाजार में जो है राशन बेचते हैं। अब जो है वो क्या करते हैं, जो बचा हुआ राशन है किसी तरीके से बचाकर उसे जो है जमा करके वो जो है बाजार में बेच देते हैं, जिससे वो मुनाफा कमाते हैं। तो ये भी जो है एक भ्रष्टाचार जो है इसमें सामने आता है। और कई बार दुकानदार राशन कार्ड के फर्जी प्रविष्टियां, मतलब वो जो है एक गांव में जो है 100 जो है परिवार रहते हैं, वो 100 राशन कार्ड की जगह 120 राशन कार्ड बनाकर जो है फर्जी राशन कार्ड बनाकर जो है उससे क्या करते हैं, उससे जो है राशन मंगा लेते हैं और वो फर्जी चीजें चलती हैं। तो ये समस्या है इसके संचालन में। क्या क्या समस्या है? एक तो जो है जो गरीब वर्ग है, जो सच में ही गरीब है, जो बेघर है, उस तक हम राशन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो उसके पास एक निश्चित क्षेत्र नहीं है जहां वो रहता है राशन कार्ड के लिए, वो न्यूनतम चीजें हैं। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा हो रहा है कि जो दुकान के मालिक हैं, ये जो राशन की दुकानों के मालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बाजार में बेच देते हैं उसकी चीजें। तो दूसरी ये प्रॉब्लम। तीसरी क्या है, राशन कार्ड जो है फर्जी राशन कार्ड बना देते हैं दुकानदार। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि हमें राशन से संबंधित जो है झेलनी पड़ रही हैं। कि राशन की दुकानों से संबंधित क्या क्या समस्या है, वो ये समस्या है। ठीक है जी। अब है हमारा भोजन और संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराने में सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियों की क्या भूमिका है? एक तो सरकार कार्य कर रही है, एक जो है कुछ समितियां हैं, सहकारी समितियां जो कार्य कर रही हैं इसमें, ताकि भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, जैसे अमूल, हमारे देश में अमूल जो है, अब आप पहले जो है गुजरात से शुरू हुआ और गुजरात से शुरू होने के बाद जो है अब पूरे देश में ही जो है अमूल की आपको दूध प्रोवाइड हो जाता है। तो ये जो है हर किसी तक इसने पहुंच बनाई, उपलब्धता जो है की। और अब इसके साथ साथ क्या करता है अमूल? इसके साथ साथ क्या कर रहा है कि जो किसान है जिनके पास जो है दूध देने वाले जो जानवर हैं, वो डायरेक्ट उनसे सप्लाई लेकर वहां पर जो है अपने जो है एम्प्लॉयज लगाकर वहां से सप्लाई डायरेक्ट अपनी फैक्ट्रीज में लेता है। तो इससे क्या हो रहा है, किसानों को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट फैक्ट्रीज में सप्लाई हो रही है। तो अमूल हुआ इसमें जो भुने। मदर डेयरी, दिल्ली में आप देखते हैं मदर डेयरी, दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मदर डेयरी दिखेगी। मदर डेयरी क्या कर रही है, वो आपको दूध की सप्लाई और साथ साथ फल और सब्जियों की सप्लाई आपको वहां से मिलती है। और इसके दाम कौन सुनिश्चित करता है? इसके दाम सुनिश्चित करती है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है जी। उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, ये अब कुछ सहकारी समितियों के साथ भी चलाई जाती है। जैसे तमिलनाडु में सहकारी समितियां चलाती हैं इसे, और भारत में जो है सरकार की तरफ से चलाई जाती है। तो ये कुछ सहकारी समितियां हैं जो कि जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। आइए अब जो है आंसर भी देखते हैं हम अपना। भारत में खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां गरीबों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए दुकानों खोलती हैं। जैसे तमिलनाडु में क्या हो रहा है, उचित मूल्य की दुकानों में लगभग 94% जो है सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाती है। तो तमिलनाडु में जो है 94% जो राशन की दुकानें हैं उन्हें कौन चला रहा है? सहकारी समितियां चला रही हैं। और वहीं अब हम दिल्ली में मदर डेयरी की बात करें तो दिल्ली में मदर डेयरी क्या कर रही है, उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमतों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है, और ये दिल्ली सरकार द्वारा तय की जाती है। इस
दिल्ली सरकार द्वारा जो है मदर डेयरी की बात करें, मदर डेयरी क्या कर रही है, दूध भी प्रोवाइड कर रही है और सब्जियां भी प्रोवाइड कर रही है। रेट कौन तय कर रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट। क्यों तय कर रही है, ताकि उसकी उपलब्धता सभी लोगों तक हो सके। फिर तीसरा अमूल, अमूल एक उदाहरण है, इसने देश के श्वेत क्रांति क्या होती है, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है, ये मिल्क से रिलेटेड है। इसने जो है पूरे देश में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें बढ़ाने में मदद की, हर व्यक्ति तक मिल्क जो है पहुंच सके। कुछ राज्यों में इसका प्रोडक्शन कम होता हो, किसमें कुछ में ज्यादा होता है, पर सभी जो राज्य हैं उसमें जो है उपलब्ध किसने कराया है, अमूल ने उपलब्ध कराया है। कई और जो है सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में गहनता से कार्य कर रहे हैं। तो ये आपने जाना ना कि सहकारी समितियां किस तरीके से खाद्य जो सुरक्षा के कार्य में लगी हुई है, उसमें किस तरीके से उनकी भूमिका है। इसमें आपने जाना कि तमिलनाडु में 94% जो है सहकारी समितियां चला रही है राशन की दुकानों को, जो कि पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी। फिर दिल्ली की मदर डेयरी के बारे में बात करें तो उसमें भी जैसे किस तरीके से दूध और सब्जियों की उपलब्धता जो कि सरकार कंट्रोल कर रही है। और वहीं अमूल ने किस तरीके से पूरे भारत में जो है दुग्ध क्रांति लाई, यानी कि हर जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आई और हर जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सुलभ कराया दूध को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप जो है हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे इन आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस मिलती रहे। अभी जो है हम बात कर चुके हैं यहाँ पे क्लास 9th के ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिकल साइंस की। तीनों ही क्लासेस आपकी सारी के जो चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।